नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी हलचल। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। श्रद्धा की हत्या करने वाले दरिंदे आफ्ताब ने अदालत के सामने कई फरमाइशें रखी। सुनने में बड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन दरिंदा आफ्ताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद से अब तक खुद को बचाने की तरकीबें सोच रहा है और इसी को लेकर आफ्ताब ने अदालत के सामने कई मांगे रखी। इंसानियत के माथे पर हैवानियत की मोहर ठोकने वाले आफ्ताब पूनावाला पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। श्रद्धा की हत्या करने वाले आफ्ताब ने अदालत के सामने कुछ अपनी मांगों को रखा है। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब ने हत्या के बाद कानून से बचने के लिए सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, ताकि कानून से वो बच सके। यही वजह थी आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को जंगल के अलग अलग हिस्सों में फेंका था। लेकिन कानून के हाथों में आने के बाद अब आफ्ताब फिर से बचने की नाकाम कोशिशें कर रहा है और उसने इस बार बचने के लिए अदालत के सामने कुछ मांगे रखी है। आफ्ताब ने कोर्ट के सामने रखी कुछ मांग। आफ्ताब ने कानून की कुछ किताबों की मांग की। आफ्ताब ने कोर्ट से गर्म कपड़ों की मांग की। इससे पहले डेबिट क्रेडिट कार्ड की मांग की। बुक्स जो है क्रिमिनल लॉ की बुक्स चाहिए, एक सीआरपीसी की और एक आईपीसी की। वो लॉ पढ़ना चाहता है कि लॉ है क्या, जिससे कि मैं अपने वकील साहब को कुछ मदद कर सकूं। 14 दिन की रिमांड जो है करी है। 14 दिन के बाद मेरे समझ से एक ट्यूसडे छूट गए, नेक्स्ट ट्यूसडे जेल अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिया है कि उसे अगर कोई ठंड का कपड़ा चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे। आफ्ताब अमीन पूनावाला कानून की किताब पढ़ना चाहता है। वो समझना चाहता है कि आखिर इस केस से वो किस तरह बच सकता है। आफ्ताब बेहद शातिर किस्म का अपराधी है और वो लगातार खुद को बचाने का तरीका ढूंढ रहा है। यही वजह है कि इस बार उसने कोर्ट से कानून की किताबों की सिफारिश की है। हालांकि अदालत ने अधिकारियों को आफ्ताब को गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। अब तक आफ्ताब का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है, जिसमें उसने श्रद्धा की हत्या की बात स्वीकार की थी। एफएसएल की टीम ने 23 दिसंबर को आफ्ताब के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी। पंद्रह दिन पहले दिल्ली पुलिस आरोपी आफ्ताब को तिहाड़ जेल से सेंट्रल फोरेंसिक लैब लाई थी, जहां उसका वॉइस सैंपल लिया गया था। दरअसल इस केस में पुलिस को एक ऑडियो मिला है। इसमें आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस हो रही है। इस ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए पुलिस ने आफ्ताब की आवाज रिकॉर्ड की। तस्वीर साफ होती जा रही है। आफ्ताब के खिलाफ इकट्ठा हो रहे सारे सबूत ही उसे फांसी के तख्त तक पहुंचाएंगे। एक तरफ आफ्ताब खुद को बचाने की लगातार कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की कंजावला में हुई दर्दनाक वारदात में हर नया पहलू निकलकर सामने आ रहा है, जिसके बाद सवाल यह भी उठता है कि कंजावला कांड में 302 क्यों नहीं। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच देश में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर तमाम सबूतों के बावजूद दफा 302 इस केस से मिसिंग क्यों है। यह रिपोर्ट देखिए। अंजलि हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, अंजलि हम शर्मिंदा है। दिल्ली के कंजावला इलाके में हुई वारदात ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। धीरे धीरे पूरे केस की परत दर परत खुल रही है, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तमाम सबूत के बाद इसे हत्याकांड क्यों नहीं माना जा रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि आखिर पुलिस 302 का केस दर्ज करने से बच क्यों रही है। ये पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से, जब उन मुजरिमों ने अपना जुर्म कबूला है तो पुलिस उसमें क्या मोटिव देखना चाहती है।
मानो मैंने क्राइम कराया, वो मैंने कबूल लिया, तो उसकी सज़ा मेरे को मिलनी चाहिए। अब जब उन्होंने कबूल लिया है, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या चाहती है, यही नहीं समझ में आ रहा। मृतक अंजलि की मां का कहना है कि जब आरोपियों ने इस बात को कबूल कर लिया कि उन्हें पता था गाड़ी के नीचे लड़की है, उसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ क्यों पुलिस 302 के तहत मामला दर्ज नहीं कर रही। आरोपी डेड बॉडी के साथ करीब 2 घंटे तक घूमते रहे। उनका सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप और ढाबे से लिया जा चुका है। आरोपी के खिलाफ 304, 120 भी 201 धाराओं के तहत मामला दर्ज है। पर सवाल ये कि आखिर आरोपियों के कबूलनामे के बावजूद दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। हालात और चश्मदीद बता रहे हैं कि मामला सीधे सीधे कत्ल का है, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये केस आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का बनता है। वैसे आपको बता दें कि गैर इरादतन हत्या के मामलों में अधिकतम सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक है, लेकिन हमारे देश में इस धारा के मामलों में आज तक किसी को भी 5 साल से ज्यादा की सजा नहीं हुई। पुलिस खुद इस बात को मान रही है कि अंजलि को कार के पहियों तले कुचलकर मारने वालों को पता था कि वो उसे मार रहे हैं। इस हिसाब से मकसद और इरादा दोनों अंजलि की मौत का ही था। यही नहीं, खुद इस हादसे की इकलौती चश्मदीद भी कह रही है कि कार सवार को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। इसके बावजूद इस केस में दफा 302 क्यों नहीं लगाई जा रही। सूत्रों ने बताया है कि उन 5 आरोपियों ने स्वीकार कर लिया है कि एक्सीडेंट की घटना का उन्हें अंदाजा हो गया था और उन्होंने गाड़ी रोकी थी और रोकने के बाद इस पूरी वारदात को देखा था। उन्होंने देखा कि अंजलि उनकी गाड़ी के टायर में फंस गई है, लेकिन डर के नाते उन्होंने गाड़ी लगातार 13 किलोमीटर तक चलाते रहे, जिसके चलते अंजलि की मौत हो गई है। अब लगातार परिजन इस मामले में लेकर दिल्ली पुलिस को घेर रहे हैं। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस न जाने किन हालात के चलते 302 में मामला दर्ज नहीं कर रही, जिसके बाद लगातार परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस के बयान कई बार बदल चुके हैं। दिल्ली पुलिस को हादसे के 35 घंटे बाद ये पता चलता है कि स्कूटी पर अकेली अंजलि नहीं बल्कि उसके साथ उसकी दोस्त निधि भी थी, और 4 दिन बाद ये पता चला कि आरोपी 5 नहीं 7 थे। आरोपी की कार दीपक नहीं अमित चला रहा था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कंजावला वारदात की गुत्थी उलझती जा रही है या फिर उलझाई जा रही है। सेना के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करना जेएनयू की पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष शहला रशीद को भारी पड़ गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहला रशीद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। शहला राशिद की बढ़ी मुश्किलें, एलजी ने दी केस चलाने को मंजूरी। सेना के अपमान का है आरोप। जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। शहला के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने वाला है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शहला राशिद के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। मामला 2019 में भारतीय फौज के खिलाफ ट्वीट पर समाज में नफरत फैलाने का है। साल 2019 में शहला ने सेना का अपमान करते हुए ट्वीट किया था, जिस पर सेना ने साफ कहा था कि शहला के आरोप निराधार हैं। कश्मीर की रहने वाली शहला राशिद ने 18 अगस्त 2019 को भारतीय सेना को लेकर 2 ट्वीट किए थे। पहला ट्वीट 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे। इसमें उन्होंने लिखा था कि आर्म्ड फोर्सेस रात के समय घरों में घुसती हैं, लड़कों को उठा लेती हैं, जानबूझकर राशन जमीन पर फेंक दिया जाता है, तेल को चावल से मिला देते हैं। इसके कुछ देर के बाद दूसरा ट्वीट शहला राशिद करती हैं, जिसमें वो लिखती हैं, शोपिया में 4 लोगों को सेना के कैंप में बुलाया गया, पूछताछ हुई, एक माइक को उनके करीब रखा गया जिससे पूरे इलाके के लोगों को उनकी चीखें सुनाई दें और वो दहशत में रहें। ऐसा कर पूरे इलाके में खौफ का माहौल बनाया गया। शहला के दोनों ट्वीट पर सेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसी दिन यानी 18 अगस्त 2019 को सेना ने शहला के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था, शहला के लगाए आरोप आधारहीन हैं। ऐसी फेक न्यूज और अपुष्ट जानकारियां शत्रुता की भावना से फैलाई जाती हैं। शहला राशिद 2016 में तब चर्चा में आई जब जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगे थे। उस समय कन्हैया कुमार छात्र संघ के अध्यक्ष थे। मामले में कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी हुई। हालांकि शहला कानूनी कार्रवाई से बचने में कामयाब रही। ये बात अलग है कि 2016 के बाद अलग अलग मौकों पर वो जहर उगलती रही। शहला के पिता भी अपनी बेटी को भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। और तो और शहला के पिता अपनी बेटी से जान का खतरा भी बता चुके हैं। शहला 2017 से कश्मीर की राजनीति में सक्रिय हैं।
पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर शाह फैसल की पार्टी से चुनावी किस्मत आजमाई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। शहला खुद को एक्टिविस्ट बताती हैं, लेकिन आरोप है कि देश में अशांति फैलाना और विभिन्न वर्गों के बीच जहर घोलना इसका मकसद है। केंद्र की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी उसने बयानबाजी की है। दिल्ली के लाल किले पर 5 साल बाद एक बार फिर से लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत हुई, जिसे जय हिंद नाम दिया गया। अंग्रेजी के साथ हिंदी में होने वाले इस लाइट एंड साउंड शो का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। बहुत दूर से सफर करके आए हैं, अनदेखे अनसुने किस्से से। लाल किले में करीब 5 साल बाद लाइट एंड साउंड शो नए सिरे से शुरू हुआ, जिसको जय हिंद नाम दिया गया है। लाल किले में नए अवतार में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। एक घंटे तक चले लाइट एंड साउंड शो जय हिंद को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुति हुई। मराठों के उदय, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राष्ट्रीय सेना के उदय और INA के परीक्षणों समेत भारत के इतिहास के प्रमुख प्रसंगों को जीवंत किया गया। मुगलिया हुकूमत ने इस पर अपना परचम लहराया। सियासी वजहों के तहत शाहजहां ने अपनी पुरानी राजधानी। प्रदर्शन कला के सभी रूपों, प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइव एक्शन फिल्मों, लाइट और इमर्सिव साउंड, अभिनेताओं और कठपुतलियों का इसमें इस्तेमाल किया गया। यमुना हमारी हिफाजत भी करती है, खुशहाली, तरक्की और हमेशा आगे बढ़ते रहने की नसीहत भी देती है। दोबारा शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए 700 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति अंग्रेजी और हिंदी में हुई। जब एक ही दिन, एक ही मुहूर्त, जैसे मकर संक्रांति पर खिलाते हैं अलग अलग उत्सव। दुनिया का सबसे लंबा और लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास काशी पहुंच चुका है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसे रवाना करेंगे, जो कि बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। कोलकाता से 18 दिन का सफर तय कर गंगा विलास लग्जरी क्रूज वाराणसी पहुंच गया है, जिसका भव्य स्वागत किया गया। खराब मौसम की वजह से दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज 3 दिन की देरी से वाराणसी पहुंचा है। काशी से ये क्रूज 13 जनवरी को दुनिया की सबसे लंबी और महंगी नदी जल यात्रा की शुरुआत करेगा। पीएम मोदी रिवर क्रूज को वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। 51 दिनों तक एडवेंचरस सफर पर निकलने वाला ये क्रूज बांग्लादेश से होते हुए असम की ब्रह्मपुत्र नदी से डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस दौरान करीब 3200 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगा। क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों से सफर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। अपने लंबे सफर में गंगा विलास क्रूज पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका और गुवाहाटी जैसे 50 पर्यटक स्थलों से होकर गुजरेगा। गंगा विलास क्रूज की लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। इसमें पर्यटकों के रहने के लिए कुल 18 स्वीट्स हैं, साथ ही एक 40 सीटर रेस्टोरेंट, स्पा रूम और 3 सन डेक हैं। साथ में म्यूजिक का भी अरेंजमेंट है। गंगा विलास क्रूज का संचालन अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज सर्विस करती है, जिसने बताया कि गंगा विलास को अगले 2 साल के लिए स्विस पर्यटकों के लिए बुक किया गया है। एक स्वीट 38 लाख रुपए में बुक किया गया है। यह किराया किसी एक पर्यटक ने नहीं, बल्कि कई पर्यटकों ने अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए रिजर्व किया है। 13 जनवरी को शुरू हो रही दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा में बनारस से डिब्रूगढ़ तक एक यात्री को 13 लाख रुपए चुकाने होंगे। 8 पेज के टिकट बुक पर लिखा है कि यह किराया यूएस डॉलर या यूरो में ही मान्य होगा। वहीं अलग अलग ट्रेवल स्लॉट के लिए किराया अलग अलग है। तो 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी इस क्रूज को रवाना करने वाले हैं। जोशीमठ उस शहर का नाम है जो जिंदगियों को मुस्कुराना सिखाता था।
जो जिंदगी को मुश्किल काटने का हुनर सिखाता था। लेकिन आज जोशीमठ दर्द से करा रहा है। जोशीमठ की दरकती दीवारें टूटते सपनों का ऐलान कर रही हैं। बर्बादी की ढलान पर खड़ा जोशीमठ खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। गला देने वाली सर्दी में जोशीमठ सड़कों पर उतर आया है। लोग अपनी जिंदगी और आशियाने को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तिल तिल जोड़कर जिस मकान को इन्होंने बनाया था उसमें दरारें पड़ गई हैं। जोशीमठ की इस आपदा को कुदरत का कहर कहकर खुद को बरी नहीं किया जा सकता, बल्कि जिम्मेदारों ने जोशीमठ की देह पर अपनी लापरवाही की दरारें खींच दी हैं। जिस आंगन में जिंदगी के फूल उगाए थे, जिन दीवारों पर मुस्कान लिखी थी, जिस धरा को माथे कर पूजा था, आज उस धरा से पांव उखड़ने लगे हैं। जोशीमठ की दरकती दीवारें एक विनाश का ऐलान कर रही हैं। जिंदगी की सारी खुशियां बेचकर जिन दीवारों को खड़ा किया था, वो दीवारें ही दरक कर जिंदगी पर गिर पड़ी। गिरती दरकती दीवार लेकर जिंदगी पर दर्द हजार, किसे सुनाएं दर्द अपना, जोशीमठ पर आई विपदा पार। पहाड़ में पड़ती दरारें, टूटते मकानों और लड़खड़ाती जिंदगियों को बचाने के लिए पुष्करधामी सरकार युद्ध स्तर पर जुटी है, ताकि जिंदगी को बचाया जा सके, हर जिंदगी को सेफ जगह पहुंचाया जा सके। यही वजह है कि उन इलाकों को खाली कराया जा रहा है जो इस संकट के बीच फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सबसे पहले लोगों को सुरक्षित शिफ्ट करना है। अभी तक 85 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हमने 81 परिवारों को वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लगभग 300 के लगभग लोग हैं और 678 मकान ऐसे हैं जो खतरे की जद में हैं। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की हमारी योजना है। जोशीमठ में होटल को गिराए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। हालांकि आज होटल को नहीं गिराया गया है। बताया जा रहा है कि कल होटल मालिक के साथ स्थानीय प्रशासन की बैठक होगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। अंदर भी ये पूरा क्षतिग्रस्त हो ही चुका है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कितनी मोटी दरार है। फिर अगर आप इधर की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर भी नजर आएगा कि होटल मलारी की बिल्डिंग देखिए, साथ वाली बिल्डिंग में किस तरह से पूरी तरह इसके साथ अटैच हो चुकी है। यहाँ बीच में काफी स्पेस आपको नजर आएगा और ऊपर जैसे जैसे आप अपनी निगाहें ऊपर की तरफ दौड़ाएंगे तो देखिए बिल्डिंग इसके साथ। तो सबसे पहले होटल मलारी गिराया जाएगा 9 बजे के करीब, और उसके बाद फिर पीछे होटल माउंट व्यू और बाकी जो फिर असुरक्षित अनसेफ यहाँ पर बिल्डिंग्स है, बाकी होटल्स, उनको भी गिराया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ से सीधे सीधे जो रास्ता है, अब अगर आप इस वाले रास्ते की ओर यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से नीचे की ओर जाते जाते सिंहधार एक जगह है, वहां पर भी कई ऐसी बिल्डिंग, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि असुरक्षित घोषित की गई है, जहां पर क्रॉस का निशान बना हुआ है। और इसके अलावा जो लोग उन घरों में रहते थे, फिलहाल के लिए उनको सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जो इमारतें गिरने के मुहाने पर खड़ी हैं, उन पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। अब तक करीब 678 घरों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। लाल निशान लगी इमारतें जल्द ही गिरा दी जाएंगी ताकि किसी की जान का नुकसान ना हो। जो मकान खतरे की जद में है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। पहले 603 थे, अब 678 उनकी संख्या हुई है। आगे भी चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह से शिफ्टिंग, कुछ घरों की शिफ्टिंग कराई गई है। अभी तक 87 की हो चुकी है और आगे और कुछ घरों की शिफ्टिंग जारी है। कुछ घरों पे लाल निशान लगाए गए हैं। जोशीमठ में पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जोशीमठ को लेकर प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। लोगों ने गाड़ी कमाई से अपने मकान बनाए थे और उसके बाद आज छोड़ना पड़ रहा है। मजबूरी है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चे बच्चे को बचाना, हर परिवार को बचाना, जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। स्वयं प्रधानमंत्री जी मिनट मिनट की खबर ले रहे हैं। जोशीमठ में जिंदगियों को बचाने के लिए जुटी सरकार के सामने एक और चुनौती आकर खड़ी हो गई है। जोशीमठ की दरकती दीवारों के बीच चमोली के ही कर्णप्रयाग से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। अलकनंदा और पिंडर नदी के तट पर बसे इस खूबसूरत शहर के करीब 50 मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं। घरों की दरारें गहरी होती जा रही हैं, जमीन नीचे बैठ रही है,
चमोली भी खौफ के साए में सांस ले रहा है। यहाँ भी जैसे छत से लगी हुई जो दीवारें हैं ये चिटक रही हैं और इनमें काफ़ी दरारें आ चुकी हैं और ये दरारें केवल यहीं तक सीमित नहीं हैं। इसका असर जो है हमें अंदर के जो कमरे हैं या फिर जो किचन है और भी जो रूम है उनमें देखने को मिल रहा है। और इसकी शुरुआत आप इससे भी समझ सकते हैं कि ज़मीन यहाँ पे बैठ रही है, ज़मीन जो है नीचे धंस रही है। और मैं चाहूँगा एक बार हमारे कैमरा सहयोगी यहाँ शुरुआत करें। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये देखिए, ये दीवार का एक हिस्सा है जो अलग हो रहा है, अलग हो चुका है ये। और नीचे आप जब जाएंगे तो ये दरारें आपको और चौड़ी और गहराती हुई नजर आएंगी। यानी जो स्थिति है यहाँ भी काफी चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। जोशीमठ में सरकार सुबह से लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उन घरों को चिन्हित किया गया है जिन घरों को तोड़ने की तैयारी है, जिनको सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है क्योंकि वो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। प्रशासन के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त जोशीमठ अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। जोशीमठ सिसक रहा है, रो रहा है। लोगों के आशियाने उनकी आंखों के सामने जमींदोज हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर जोशीमठ पर छाए संकट के बादल कब छटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जोशीमठ को बचाने की कोशिश लगातार जारी है और योग गुरु बाबा रामदेव ने जोशीमठ के पीड़ितों के लिए मदद भेजी है, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि एक आदमी को जो जरूरत होती है वो सब भेज रहे हैं। 2000 कंबल और एक व्यक्ति की जीवन के लिए, उसके नित्य निर्वहन के लिए जो नितांत आवश्यक सामग्री है, खाने पीने से लेकर के साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि, उन सब को हम भेज रहे हैं, जिससे कि लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की जो तकलीफ़ें हैं उनको हम बांट सकें, उनको कम कर सकें। और जो भी हमसे बन पाएगा हम कोशिश करेंगे कि हम उनके दुख दर्द को बांट सकें, क्योंकि जो समाचार मिल रहे हैं और जो वहाँ पर मौके पर जो दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे होटलों से लेकर के बहुत सारे घरों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, ढाना पड़ेगा। और देश के सबसे साफ शहर इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ और अब इसका समापन हो चुका है। 3 दिन तक ये सम्मेलन चला और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इसमें शिरकत की। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को इसके दौरान सम्मानित किया। इंदौर में 3 दिनों तक चले प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो गया। आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया, जिसमें गुयाना के राष्ट्रपति भी रहे। मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एमपी के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम में लगा है। आज कई चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए भारत विश्व के साथ मिलकर काम कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि हर क्षेत्र में भारतीय एक ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरा हुआ समुदाय है, यहाँ तक कि विश्व की लीडरशिप पोजीशन पर भी है। कठिन परिश्रम से हमने जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों के बीच उपलब्धियां हासिल की हैं। कला, साहित्य, व्यापार और विज्ञान प्रौद्योगिकी हर क्षेत्र में ऐसा है। शिवराज सिंह चौहान अपने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से उनका मन भाव विभोर है, प्रसन्नता से भरा है, लेकिन उदासी भी है क्योंकि अब आप जाने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सीएम शिवराज ने प्रवासी भारतीयों से विदेश पढ़ने जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए हेल्प डेस्क बनाने की अपील की और कहा कि इस एक पहल से बाहर जाकर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की हर समस्या का समाधान हो जाएगा।
वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पूरे विश्व को ये बात पता चल गई है कि भारत के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में जो 2013-14 में भारत आर्थिक स्थिति में विश्व में 13 नंबर की शक्ति थी, आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। समापन समारोह से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रवासी भारतीयों के साथ नमो ग्लोबल गार्डन में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। प्रवासी भारतीयों द्वारा रोपे गए पौधे की जियो टैगिंग कर उन्हें बारकोड भी प्रदान किए गए। इस बारकोड के जरिए प्रवासी भारतीय अपने रोपे गए पौधों की देखरेख की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेपाल में चुनावी परिणाम आने के बाद नाटकीय राजनीतिक उठापटक के बीच पुष्प कमल दहल ने सरकार तो बना ली, अब उन्होंने संसद में विश्वास मत भी हासिल कर लिया। 275 प्रतिनिधि सभा वाले हाउस में पुष्प कमल दहल को 272 सांसदों का समर्थन मिला। सिर्फ 2 ही सांसदों ने प्रचंड के खिलाफ वोट किया। वहीं एक सांसद निलंबित होने की वजह से मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाए। और अब बात ब्रिटेन की, जिसका पहला स्पेस मिशन फेल हो गया है। ब्रिटेन का रॉकेट ऑर्बिट में एंट्री ही नहीं कर पाया और इस लॉन्च को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन द स्टार्ट मी अप फेल हो गया है, जिसकी जानकारी खुद वर्जिन ऑर्बिट करने वाली कंपनी ने दी है। ये वही कंपनी है जिसने स्पेस मिशन शुरू किया था। वर्जिन ऑर्बिट ने बताया कि एक तकनीकी खराबी के चलते रॉकेट अपने ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाया। रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे, जिनके लिए एक नकली विमान भी रखा गया था। स्पेस मिशन फेल होने के बाद लोगों के चेहरे पर मायूसी देखने को मिली। ब्रिटेन का ये पहला स्पेस मिशन थोड़ी दूर तक तो ठीक चला, लेकिन सबसे अहम मोड पर जाकर फेल हो गया। वर्जिन एयरवेज का बोइंग विमान रॉकेट लेकर साउथ वेस्ट इंग्लैंड के न्यूकी में अटलांटिक महासागर के ऊपर से रिलीज हुआ। विमान रॉकेट को लेकर स्पेस में आसानी से पहुंचा, लेकिन रॉकेट के रिलीज के दौरान ही उसमें गड़बड़ी हो गई और मिशन फेल हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये स्पेस मिशन ब्रिटेन के लिए काफी अहम था। इसमें कई बड़े नेताओं और वर्जिन ऑर्बिट कंपनी की पहचान दांव पर लगी थी, जो पहले ही ब्रिटेन को स्पेस नेशन बनाने का दावा करने लगे थे। अब बताते हैं कि ब्रिटेन का स्पेस मिशन क्या था। वर्जिन कंपनी ने अपने एक प्लेन 747 बोइंग में कुछ बदलाव कर उसे एक रॉकेट ले जाने वाले विमान में बदल दिया। इस बदलाव के बाद विमान का नाम कॉस्मिक गर्ल रखा गया। 747 बोइंग में कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे कि इसके एक विंग के नीचे रॉकेट को सेट किया जा सके। 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कॉस्मिक गर्ल को अपने विंग के नीचे लगे रॉकेट को रिलीज करना था। रॉकेट को प्लेन से लॉन्च करने के लिए लॉन्चर 1 नाम के व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद रॉकेट अपनी ऑर्बिट यानी कक्षा की ओर बढ़ता। ब्रिटेन का पहला स्पेस मिशन तो फेल हो गया है, लेकिन उसके पहले ब्रिटेन के बिजनेस मिनिस्टर ग्रांट शेप्स ने तो ये तक कह दिया था कि पूरे ब्रिटेन में स्पेस पार्ट्स बनाए जाएंगे, जहां से कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे।